Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 5 February 2022 and today's important points for upcoming nursing jobs exams are: first point, lecture method is also known as chalk and talk method. लेक्चर मेथड को हम चॉक एंड टॉक मेथड के नाम से जानते हैं। लेक्चर मेथड वह मेथड होता है जिसमें एक टीचर या एक कोई पर्सन अपनी ऑडियंस को सिखा रहा होता है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है। जैसे कि आप इस समय ये एजुकेशनल वीडियो दे रहे हैं, ये एक लेक्चर का ही एग्जाम्पल है और इसे ही आप चॉक एंड टॉक के नाम से जानते हैं। लेक्चर मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चर मेथड पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला टीचिंग मेथड है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। पॉइंट नंबर 3, इन अ लेक्चर टोटल नंबर ऑफ लर्नर्स शुड नॉट बी मोर देन 30। याद रखिएगा, लेक्चर मेथड के अंदर टोटल लर्निंग स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल लर्नर्स नंबर 30 मैक्सिमम। पॉइंट नंबर 4, द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव by combining with suitable audio-visual aids such as board and chalk, chart, overhead projectors, models, etc. लेक्चर मेथड को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या प्रभावी बनाने के लिए हम इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुछ वीडियो प्ले करके दिखा सकते हैं। चॉक और बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी कंट्रोल डील्स विद सर्टेन एक्टिविटीज दैट इवैल्यूएट, मॉनिटर, कंट्रोल और रेगुलेट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा हम कस्टमर्स को कैसी सर्विस दी जा रही है इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, no school of nursing should be started with less than 20 students per year। 20 स्टूडेंट्स पर ईयर से कम स्टूडेंट होने पर आप किसी भी नर्सिंग स्कूल को नहीं चला सकते। इन अ स्कूल ऑफ नर्सिंग द टीचर स्टूडेंट रेशियो शुड बी 1:10। स्कूल ऑफ नर्सिंग के अंदर एक टीचर 10 स्टूडेंट्स पर होना चाहिए, यानी 1:10 का रेशो हमें यहाँ फॉलो करना है। इन GNM स्कूल ऑफ नर्सिंग देयर शुड बी एटलीस्ट 4 क्लासरूम। GNM स्कूल ऑफ नर्सिंग में कम से कम 4 क्लासरूम्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर 9, normal serum creatinine level is 0.6 to 1.2 mg per dl. In renal failure it increases। आपसे यदि पूछा जाए कि नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल का क्या होता है तो आप बताएंगे 0.6 से लेकर 1.2 mg पर dl इज़ द नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल। और अगर किसी पर्सन में किडनी डिजीज़ है, उसे रीनल फेलियर कंडीशन है, तो इसकी मात्रा 1.2 से ज़्यादा मिलेगी।
सिंपली याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन की रिपोर्ट में आपको क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, 1.2 mg/dl से ज़्यादा मिलता है, तो आप समझ जाइएगा कि इस पर्सन में कहीं ना कहीं किडनी की कोई डिजीज़ है। The goal of treatment in patient with angina pectoris is to reduce heart's workload। देखिएगा, जब भी किसी पर्सन को एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो इस सिचुएशन के अंदर पर्सन के हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। तो इस सिचुएशन में हमारी प्रायोरिटी रहती है कि उसे हो रहे चेस्ट पेन को कम करने के लिए हम पेशेंट को बिल्कुल शांत करके बिठा देते हैं, उसे जितना हो सकता है रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट जैसे ही रिलैक्स होता है, एक्टिविटीज़ बंद करता है, तो उसके हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कुछ हद तक धीरे धीरे कम होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। और ऑक्सीजन की डिमांड कम होने पर ब्लड द्वारा लिमिटेड अमाउंट में जो मात्रा में जो ऑक्सीजन वहाँ भेजी जा रही थी, उससे इन सेल्स का काम चलने लगता है और पेशेंट में जो हो रहा चेस्ट पेन है वो कम हो जाता है। तो हमारी प्रायोरिटी याद रखेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति में पेशेंट के हार्ट की एक्टिविटी को कम करवाना है, ताकि पेशेंट में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो और पेशेंट को जल्दी से जल्दी चेस्ट पेन में रिलीफ मिले। पॉइंट नंबर 11, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन is also known as postural hypotension। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को आप पोस्चुरल हाइपोटेंशन के नाम से भी जानते हैं। पोस्चुरल हाइपोटेंशन का मतलब है पर्सन के द्वारा उसकी पोजीशन को बदलने पर अगर बीपी कम हो जाए तो ये कंडीशन पोस्चुरल हाइपोटेंशन है, और इसे ही आप ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। It is defined as decrease in blood pressure while person moves from lying position to sitting or standing। इसे आप इस तरह से समझिएगा, मान लीजिए कोई ओल्ड एज पर्सन अपने बिस्तर पर लेटा है, रेस्ट कर रहा है। अब अचानक से उसे किसी ने आवाज़ दी और ये पर्सन उठ के अचानक खड़ा हो जाता है। जैसे ही ये बेड से अचानक खड़ा होता है तो इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, इसे चक्कर आता है और ये नीचे गिर जाता है और इसे चोट लग जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी पर्सन को पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो तो उसे आप सबसे पहले कहेंगे कि आप जब भी लेटे हों और आप उठना चाह रहे हैं बेड से या बाहर खड़े होना चाह रही हैं, तो आप सबसे पहले बेड पर 1 या 2 मिनट बैठें और फिर धीरे से खड़े हों। ऐसा होने से पर्सन में यदि कुछ बीपी कम भी होता है तो पेशेंट अपने आप को संभाल पाएगा, वो नीचे नहीं गिरेगा, उसे चोट नहीं लगेगी। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पेशेंट का अचानक से अपनी पोजीशन को बदलने के कारण उसका बीपी अगर कम हो जाता है तो इस कंडीशन को आप पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं। टेक स्क्रीनशॉट, प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से कई बार इस चीज़ को पूछा गया है। टिटनेस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। टिटनेस जो है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। The disease causes muscle contraction particularly into the jaw and neck muscles। टिटनेस डिजीज़ के अंदर जो ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया होता है, ये बॉडी में जाने के बाद अपनी संख्या को बढ़ाता है और फिर इस बैक्टीरिया के द्वारा टॉक्सिन्स का रिलीज़ किया जाता है। ये टॉक्सिन हमारे जबड़े और गर्दन वाले हिस्से में जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं, उनमें अकड़न पैदा करते हैं और पर्सन चाहकर भी उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। टिटनेस इज कॉमनली नोन एज लॉक जो। हम टिटनेस को लॉक जो के नाम से जानते हैं और उसका कारण यही है कि इस टिटनेस डिजीज़ में हमारे जो जॉ की मसल्स हैं, जबड़े की मसल्स हैं, वो अकड़ जाती हैं और हम चाहकर भी अपने मुंह को खोल कर
कुछ खा पी नहीं सकते, बोल नहीं पाते। तो इसी कारण से हम इसे लॉक जॉ के नाम से जानते हैं। जॉ का लॉक हो जाना, जबड़े का स्थिर हो जाना। पॉइंट नंबर 13, द ब्लड वॉल्यूम ऑफ नियोनेट इज अबाउट 80 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। अगर आपसे किसी नियोनेट में ब्लड वॉल्यूम कितना हो ये पूछा जाए तो आप बताएंगे 80 ml पर kg। 80 ml पर kg, इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। नियोनेट का मतलब होता है 0 से 28 दिन का बच्चा। पॉइंट नंबर 14, द हीमोग्लोबिन लेवल इन नियोनेट इज अबाउट 18 to 20 mg पर dl और 100 ml। नियोनेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई देखा जाता है। ये अराउंड 18 से 20 के बीच होता है। जबकि अगर आपसे अडल्ट पर्सन में पूछा जाए तो आप बताएंगे मेल्स के अंदर 14 to 16 और फीमेल्स के अंदर 12 to 14। द स्टमक कैपेसिटी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज अराउंड 80 ml। किसी न्यूबॉर्न बेबी के स्टमक में 80 ml फ्लूइड आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्टमक कैपेसिटी हुई 80 ml की। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ऑफ PID इंक्लूड पेल्विक पेरिटोनाइटिस एंड सेप्टिसीमिया। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पेल्विक पेरिटोनाइटिस और सेप्टिसीमिया। पॉइंट नंबर 17, द फैलोपियन ट्यूब्स आर प्राइमरी साइट्स ऑफ पेल्विक ट्यूबरक्यूलोसिस फ्रॉम वेयर सेकेंडरी स्प्रेड अकर्स टू अदर जेनाइटल ऑर्गन्स। याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन को पेल्विक टीबी होती है, पेल्विक ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, तो इसकी प्राइमरी साइट जो होगी वो होगी फैलोपियन ट्यूब्स। यानी सबसे ज़्यादा और सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पेल्विक टीबी होती है और उसके बाद यहाँ से ये अदर जेनाइटल ऑर्गन्स तक स्प्रेड होती है। इस पॉइंट में याद रखने वाली बात यह है कि प्राइमरी साइट ऑफ पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस इज फैलोपियन ट्यूब। पॉइंट नंबर 18, in about 80% of pelvic tuberculosis it is spread from fallopian tube to uterus। फैलोपियन ट्यूब में टीबी होने के बाद ये 80% केसेस के अंदर यूट्रस को प्रभावित करती है और 20% केसेस में यूट्रस प्रभावित ना होकर दूसरे जेनाइटल ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब जो है यूट्रस से जुड़ी एक स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस है। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई अक्सर पूछी जाती है। याद रखिएगा, ये टोटल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस फैलोपियन ट्यूब का काम है कि स्पर्म को ओवरी से रिलीज हुए एग तक पहुंचाना और फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस तक लेकर आना। यहाँ पर सीलियास पाए जाते हैं जो कि स्पर्म और ओवम की मूवमेंट को हेल्प करते हैं। फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है और ये मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इनफर्टिलिटी इज प्रेजेंट इन अबाउट 70 to 75% केसेस ऑफ पेल्विक ट्यूबरक्यूलोसिस। याद रखिएगा, पेल्विक टीबी होने पर, पेल्विक ट्यूबरक्यूलोसिस होने पर लगभग 70 से 75% मामलों में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। यानी ये वुमेन बेबी बर्थ के लिए एलिजिबल नहीं होती। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर आपसे एड्स के ट्रांसमिशन का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए तो आप बताएंगे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स।
अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वहाँ से एड्स के ट्रांसमिशन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। Syphilis is a sexually transmitted disease which is caused by Treponema pallidum। सिफिलिस जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है यानी एसटीडी है, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम। नेक्स्ट, fasting blood sugar level is in normal person is about 70 to 110 mg per dl। 70 से 110 mg पर dl नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल माना जाता है। यहाँ पर डेसीलीटर या फिर इसे आप 100 ml द्वारा भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। mg पर dl कह दीजिए या फिर mg पर 100 ml कह दीजिए, एक ही बात है। Gas exchange in tissue takes place at capillary level and as maximum surface area present in capillary। देखिएगा हमारे जो लंग्स हैं, इन लंग्स के अंदर छोटी छोटी एल्वुलाइज पाए जाते हैं और इन एल्वुलाइज के चारों तरफ कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। जब भी हम रेस्पिरेशन के दौरान एयर इन करते हैं तो ये एयर इन एल्वुलाइज के अंदर भर जाती है और ये एल्वुलाई साइज में बढ़ जाते हैं, और इसी दौरान ये जो कैपिलरीज इनके चारों तरफ लिपटी रहती हैं, इनके अंदर गैस का एक्सचेंज हो जाता है और इसे ही हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होने के लिए कैपिलरीज का बहुत ही बड़ा नेटवर्क पाया जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एरिया ऑफ एक्सचेंज देखने को मिलता है। Point number 24, the normal portal venous pressure 5 to 10 mm Hg। नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर 5 to 10 mm Hg के बीच होता है। पॉइंट नंबर 25, in a client with total gastrectomy pernicious anemia occurs due to deficiency of intrinsic factor which is responsible for absorption of vitamin B12। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट में आपने गैस्ट्रेक्टोमी कर दी, गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है उस पर्सन का पूरा स्टमक काट कर निकाल दें या फिर स्टमक का कुछ हिस्सा सर्जरी द्वारा काट कर निकाल दिया जाए, तो ऐसे पर्सन्स के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि इस स्टमक के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज़ किया जाता है और इन इंट्रिंसिक फैक्टर्स के द्वारा ही विटामिन B12 हमारी डाइट से, हमारे फूड से एब्जॉर्ब होता है। अगर आपने स्टमक को ही हटा दिया तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर डाइट से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इस पर्सन के अंदर एनीमिया हो जाएगा, बिकॉज विटामिन B12 जो है वो आरबीसी के फॉर्मेशन और मैचुरेशन के लिए ज़रूरी माना जाता है, और इस प्रकार से होने वाले एनीमिया को हम पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन की कमी से होने वाला एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। Question number 20, point number 26, decrease activity is also known as psychomotor retardation। अगर किसी पर्सन के अंदर एक्टिविटी कम हो जाती है तो इसे आप साइकोमोटर रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। In this, the patient either takes too long time to start activity or after starting the activity he takes too much time to complete it। याद रखिएगा, साइकोमोटर रिटार्डेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी पर्सन को
कोई भी काम शुरू करने में या तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, या फिर अगर वो काम तुरंत शुरू भी कर दे तो उसे कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो याद रखिएगा, इट इज़ कॉल्ड साइकोमोटर एक्टिविटी इन विच डिक्रीज एक्टिविटी इज सीन इन अ पर्सन। पॉइंट नंबर 27, increased activity, it is also known as hyperactivity। अगर किसी पर्सन में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज एक्टिविटी देखी जाती है, वो तेज़ी से काम कर रहा है, तो इसे आप हाइपर एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। इन दिस पेशेंट ईदर ट्राइज टू डू एक्टिविटी वेरी फास्ट और ट्राइज टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एट अ टाइम। याद रखिएगा, हाइपर एक्टिविटी से सफरिंग जो पर्सन होता है वो या तो अपने काम को बहुत ही तेज़ी से करने की कोशिश करता है या फिर एक साथ कई सारे काम करने की कोशिश करता है। पॉइंट नंबर 28, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टीरियोटाइप पोजीशन और कैटेलैप्सी। याद रखिएगा, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को आप स्टीरियोटाइप पोजीशन या कैटीप्लेक्सी के नाम से जानते हैं। और इस कंडीशन में होता क्या है, पेशेंट कॉन्स्टेंटली मेंटेन्स अ पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी मूवमेंट। पेशेंट एक डमी की तरह, एक पुतले की तरह बिना किसी मूवमेंट को किए एक ही पोजीशन पर कई घंटों तक रहता है। इसे आप वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टीरियोटाइप पोजीशन या कैटालेप्सी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। पॉइंट नंबर 29, मैनरिज्म, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टीरियोटाइप मूवमेंट। मैनरिज्म को आप स्टीरियोटाइप मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। व्हेन अ पेशेंट रिपीट्स एनी मूवमेंट विदाउट एनी पर्पस, इट इज़ कॉल्ड मैनरिज्म। एग्जाम्पल, टचिंग ऑफ नोज वाइल टॉकिंग। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिना किसी पर्पस के एक ही एक्टिविटी को दोहराते रहते हैं। जैसे कि किसी पर्सन से आप बात करते हुए ये नोटिस करते हैं कि वो आपसे बात करते हुए बार बार अपनी नोज को टच कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मैनरिज्म। इसे आप स्टीरियोटाइप मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। टेक स्क्रीनशॉट, साइकाइट्रिक सब्जेक्ट से, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से ये पॉइंट्स प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पॉइंट नंबर 30, प्रीमाक्वीन इज यूजफुल इन द रेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स यानी मलेरिया कॉज करने वाला एक प्रकार का प्लाज्मोडियम, जिसमें प्रीमाक्वीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इफेक्टिव मेडिसिन है। बेंजाइल बेंजोएट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज। स्कैबीज डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम बेंजाइल बेंजोएट का इस्तेमाल ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में करते हैं। आपसे पूछा जाए कि स्कैबीज क्या है तो आप बताएंगे स्कैबीज एक स्किन इन्फेक्शन है जो कि एक माइट के द्वारा होता है और इस माइट का नाम है सार्कोप्टेस स्कैबी। सार्कोप्टेस स्कैबी नाम के माइट के द्वारा होने वाला स्किन इन्फेक्शन स्कैबीज कहलाता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम बेंजाइल बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड ऑल्सो एक्ट एज अ इंसेक्टिसाइड। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का इस्तेमाल हम इंसेक्ट्स को किल करने में भी करते हैं। क्रोमेटन इज अ इफेक्टिव स्कैबिसाइड, पेडिक्यूलोसाइड एंड एंटीप्यूराइटिक एजेंट। क्रोटैमिटन जो है एक बहुत ही इफेक्टिव स्कैबिसाइड है। इसे आप पेडिक्यूलिसाइड के रूप में और एंटीप्यूराइटिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इट कॉजेज लेस इरिटेशन टू स्किन एंड इट्स प्रिफर फॉर चिल्ड्रन यूज।
क्रोमिटन जो है बच्चों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये स्किन के लिए लेस इरिटेशन कॉज करने वाला सब्सटेंस माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो एवरीवन, see you tomorrow with new important points at the same time 3 p.m. Till then, take care.